अवनी एजुकेशन वाले पे। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। फ्लैगशिप योजना क्या होती है थोड़ा ये समझ लेते हैं, और इसके साथ साथ ही अपन ये देख लेते हैं कि अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पिछली जो सरकार थी और पिछली सरकार के द्वारा जो फ्लैगशिप योजनाएं चलाई गई थी उन योजनाओं को हटा करके राजस्थान सरकार के द्वारा अपनी नई फ्लैगशिप योजनाएं जारी की गई है। हालांकि ऑफिशियली बताया नहीं गया है कि कितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं। डाटा ये बता रहे हैं कि 26 के लगभग फ्लैगशिप योजना बताई जा रही है, बट ऑफिशियल आएगा तो वीडियो में नेक्स्ट जो वीडियो अपना आएगा उसमें इन सारे योजनाओं के बारे में अपना क्लियर कर लेंगे। तो पिछली सरकार के द्वारा जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, शुद्ध के लिए युद्ध था, और भी इस तरह की कई योजनाएं थी जो राजस्थान सरकार के द्वारा फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में चिन्हित की थी। समय समय पर उनमें कुछ और भी योजनाएं सरकार के द्वारा जोड़ी गई थी। वर्तमान सरकार ने उन सभी योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं से हटा दिया गया है और नई 26 योजनाएं, एग्जैक्ट डेटा अभी 26 का ही है लेकिन ऑफिशियल आएगा तो अपन इसको कंफर्म कर लेंगे। 26 योजनाओं को फ्लैगशिप योजना के रूप में सरकार ने शामिल किया है। अब देखिए, मतलब उनको हटाया, नई योजनाओं को शामिल किया, तो आखिर फ्लैगशिप ऐसा है क्या जिसमें योजना आने के बाद में इंपॉर्टेंट हो जाए। तो देखो यहाँ पर फ्लैग लगा हुआ, फ्लैग का मतलब होता है झंडा, या फ्लैग का मतलब ऐसे भी कह सकते हो कि जैसे ऑफिस में किसी फाइल पे फ्लैग लगा के देखते हैं तो वो जो पेज होता है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्लैगशिप योजनाएं ऐसी होती है जो सरकार की प्रायोरिटी में ये योजनाएं रखी जाती है। इन योजनाओं को अन्य योजनाओं से, इन योजनाओं में अंतर ये होता है कि इन योजनाओं की जो मॉनिटरिंग होती है वो सीधे सीएम के स्तर पे होती है। मतलब मुख्यमंत्री जो महोदय हैं उनके यहाँ पे मुख्यमंत्री द्वारा डायरेक्ट इनकी मॉनिटरिंग होती है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इनकी मॉनिटरिंग होती है, मुख्य सचिव द्वारा इनकी मॉनिटरिंग होती है, और संबंधित जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई योजना है तो एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है और एग्रीकल्चर में जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उनके द्वारा इसकी मॉनिटरिंग होती है। यानी कि इनकी मॉनिटरिंग काफ़ी स्तर पे होती है। इनकी प्रगति के बारे में देखा जाता है कि किस तरह से इनकी प्रगति हो रही है। साप्ताहिक, कभी मासिक, कभी पखवाड़े में इनकी बैठकें होती है। योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है, क्या सुधार किए जाने चाहिए, योजनाओं में कहाँ पर कोई कमी आ रही है। मतलब एक तरह से ये वो योजनाएं होती है जिनको सरकार अपनी प्रायोरिटी में रख करके बहुत फास्ट तरीके से इनका इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करती है। इसलिए इन योजनाओं को फ्लैगशिप योजना कहे जाते हैं। बाकी अन्य योजना भी जैसे आप देखोगे तो राजस्थान में बहुत सारी योजनाएं चल रही है, और जो चल रही है उनकी मॉनिटरिंग के बारे में इतना मैकेनिज्म डेवलप नहीं होता जितना फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में होता है। मैंने पहली जो फ्लैगशिप योजना यहाँ पे लिखी है वो है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। वैसे ये भारत सरकार की योजना है, लेकिन चूंकि भारत सरकार की योजना है तो राजस्थान सरकार द्वारा उसे राजस्थान के हिसाब से, राजस्थान के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाइड करके राजस्थान में इसको संचालित किया जा रहा है। तो जो वर्तमान सरकार है उसने जो फ्लैगशिप योजनाएं बताई है जिनकी संख्या अपन अभी 26 मान के चल रहे हैं उनमें से एक ही है। एक एक करके अपन सारी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो आपको अभी हाल ही का पैटर्न समझ में आ गया होगा। अभी जो योजनाएं देख रहे होंगे तो वो ज़माना मेरे हिसाब से जा चुका है जिसमें सीधा पूछा जाता है कि योजना कब शुरू हुई। नो, अब आपको आता है कि योजना है क्या, उसके उद्देश्य क्या हैं, उस योजना में मतलब क्या टारगेट डिसाइड किए गए हैं। तो ये चीज़ें अपन को, यानी उस योजना के सारे कॉन्सेप्ट को अपन को समझना पड़ता है ताकि उस योजना से रिलेटेड, क्योंकि आप देखना अभी हाल ही के प्रश्न है उनमें योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न है तो स्टेटमेंट टाइप में वो क्वेश्चन आजकल आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों का सोल्व हम तभी कर पाएंगे जब योजनाओं का को एक मतलब पूर्ण रूप से उस योजनाओं को समझने का अपन प्रयास करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, इसमें KUSUM ये है। तो इसमें के का मतलब है किसान, के का मतलब है किसान, ऊर्जा, सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ये इसका पूरा नाम है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कुसुम का जो पूरा नाम है वो किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊं कि आप यदि योजना के नाम को थोड़ा सा गौर करके देखोगे तो उसके ऑब्जेक्टिव हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन योजना के नाम को देख लीजिए, ऊर्जा सुरक्षा। यहाँ पे किसान को ऊर्जा की सुरक्षा दी जा रही है, यानी कि उसकी जो खेत हैं वहाँ पे रेगुलर बिजली की आपूर्ति हो सके, उसके लिए ये योजना संचालित की जा रही है कि ताकि नॉर्मल बिजली जो आती है उसके ग्रिड के द्वारा जो बिजली आती है वो कभी कट जाती है, किसान के खेतों में बिजली नहीं पहुंचती, घर पे बिजली 24 घंटे उपलब्ध रहे। इसलिए जो सोलर ऊर्जा है, क्योंकि राजस्थान में हम इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ते हैं कि लगभग 145 गीगावाट
राजस्थान में सौर ऊर्जा की संभावनाएं हैं, कई बार 142 लिखा हुआ है, कई बार 145, लेकिन अब मान के चले कि 140 से 150 के बीच गीगावाट राजस्थान में ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की संभावना है। उन ऊर्जा की संभावना को दोहन करने के लिए ये सरकार जो योजना है वो राजस्थान के लिए काफ़ी कारगर है। हालांकि भारत में भी अलग अलग राज्य हैं जहाँ पे ऊर्जा की अच्छी खासी संभावना है। तो किसान को ऊर्जा के क्षेत्र में सुरक्षित करना, यानी ऊर्जा से रिलेटेड उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना और किसान का उत्थान करना, क्योंकि यदि ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो किसान के पास ऊर्जा रहेगी तो एक अच्छी उत्पादन भी किसान को होगा। घर में ऊर्जा रहेगी तो आपको पता है यदि रेगुलर बिजली आती है तो घर में सुख सुविधाओं का विस्तार होता है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए ये जो योजना है इसको संचालित किया गया है। इस योजना का यदि प्रारंभ कहें या मैं कहूँ अवधि, एक एक पॉइंट करके इसकी बात कर लेते हैं अपन। इसकी अवधि है, ये योजना वैसे मार्च 2019 में शुरू की गई थी और इसको 31 मार्च 2026 तक की इसकी डेडलाइन है। यानी सरकार के द्वारा जो इस योजना की डेडलाइन रखी गई है वो 31 मार्च 2026 तक रखी गई है। हालांकि 31 मार्च 2026 आता है उस दौरान सरकार जो कैबिनेट है भारत की उसके द्वारा यदि कैबिनेट कमेटी बैठती है इसको आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाता है तो हो सकता है ये आगे भी बढ़ जाए। बट अभी के लिए डेटा हमारा ये है कि 31 मार्च 2026 तक की इसकी डेडलाइन है। इस डेडलाइन के अंतर्गत सरकार के द्वारा क्या अचीव किया जाएगा वो इसके कंपोनेंट में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखो उद्देश्य, अभी आपने कुसुम को भी पूरा पढ़ लोगे तो भी आप इसका उद्देश्य समझ जाओगे। पहला जो इसका उद्देश्य है वो किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा है। किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा है, ऊर्जा सुरक्षा है, क्योंकि किसानों को रेगुलर ऊर्जा प्राप्त हो सके उसके लिए ऊर्जा सुरक्षा है। दूसरा उनके किसानों की प्लस अतिरिक्त आय का सृजन भी है। ये भी मैं समझा देता हूँ, अतिरिक्त आय का सृजन। जैसे किसान अपने यहाँ पे सोलर पंप लगाता है या सोलर कोई सौर ऊर्जा संयंत्र लगाता है, उस ऊर्जा संयंत्र से बिजली का उत्पादन होता है। तो जो बिजली किसान के काम आ रही है वो तो सारी की सारी वो यूज करेगा। इससे क्या होगा, एक बिजली का बिल कम आएगा, किसान को कम खपत कम होगी और उत्पादन उसका ज़्यादा होगा, रेगुलर उसको बिजली मिल रही है। दूसरा, यदि बिजली उसके पास एक्सेस है, जैसे मान लो उसको बिजली मान लो तो 500 किलोवाट है या 700 किलोवाट है, या मान लो जितनी जितनी चाहिए उससे भी एक्सेस उत्पादन हो रहा है 100 किलोवाट का, 200 किलोवाट का, तो वो उस बिजली को सरकार को बेच सकता है। तो जो बेचेगा सरकार तो उससे उसको आय प्राप्त होगी। तो यानी यहाँ पे दोहरा लाभ है, एक तो खुद की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, एक जब वो बिजली सरकार को बेचता है तो इससे अतिरिक्त आय का सृजन भी उस किसान को यहाँ पे हो रहा है। इसलिए इसमें दो लाभ अपन एक साथ ही इनको पढ़ के देख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इसमें एक चीज और मैं समझा देता हूँ, 2030 तक जो भारत है वो गैर जीवाश्म जीवाश्म का लक्ष्य रखा है भारत ने। अभी मैं इसको समझा भी देता हूँ आपको। लक्ष्य रखा है 40%। यानी कि ये समझो कि पेरिस क्लाइमेट जो समझौता है, पेरिस जलवायु समझौता है, उस जलवायु समझौते ने सभी देशों को ये कहा कि आप अपने खुद के लक्ष्य टारगेट डिसाइड कीजिए, क्योंकि हर देश की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। और धीरे धीरे करके आप जो जीवाश्म ऊर्जा है, क्योंकि जीवाश्म ऊर्जा वो होती है जिससे जैसे जीवों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयले से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ठीक है ना, तो उस ऊर्जा से क्या होता है, पेट्रोलियम से जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या होती है। अब सभी देशों के ऊपर जो पेरिस क्लाइमेट ने समझौते ने सभी देशों के ऊपर एक दबाव बनाया कि आप अपना टारगेट बनाइए। तो भारत ने भी कहा है कि ठीक है भाई, 2030 जब आएगा तो भारत अपनी टोटल ऊर्जा आवश्यकता जितनी भी है, भारत की जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसका 40% है ना, हम गैर जीवाश्म जैसे पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, ऐसे ऊर्जा के स्रोतों से हम ऊर्जा प्राप्त करेंगे जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल होंगे, यानी पर्यावरण के विपरीत नहीं होंगे। यानी पेट्रोलियम ये नहीं होगा, नवीनीकरण ऊर्जा जो होती है जिसको बार बार रिन्यू भी किया जा सकता है और उससे प्रदूषण भी नहीं होता। तो भारत सरकार ने ये 2030 तक टारगेट रखा है। तो ये भारत सरकार की आप साइट पे देखोगे तो वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि भारत सरकार जो अपना टारगेट 2030 तक प्राप्त करना चाहती है, अलग अलग क्षेत्रों में उस टारगेट को रखा है। जैसे सोलर पंप भी, सोलर लाइटें भी लगेगी, ठीक है ना, सोलर पैनल भी लगेंगे, सौर ऊर्जा में भी, पवन ऊर्जा में भी, हाइब्रिड जो है उस क्षेत्र में भी, ठीक है ना, हाइड्रोजन ऊर्जा है उसकी संभावना को भी तलाशा जाएगा। टोटल मिला के 40% ऊर्जा है वो गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त की जाएगी। तो उसमें भी ये जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है वो एक उपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा भारत सरकार का
मानना है। और तीसरी बात है 2026 तक इसमें 35 लाख किसानों को जोड़ने की बात कही गई है। 2026 तक 35 लाख किसान है वो इससे लाभान्वित होंगे, ऐसा सरकार ने इसमें माना है कि हम 2030 तक आते आते 2030 तक आते आते 26 तक, सॉरी, क्योंकि 26 तक की योजना है, तो 26 तक आते आते हम 35 लाख किसानों को इससे जोड़ देंगे। तो ये इसके उद्देश्य रखे गए हैं। बाकी देखो उद्देश्य देखो तो अतिरिक्त पर्यावरण के लिए भी आप कह सकते हो इसको, थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखना कि क्योंकि सोलर एनर्जी है, तो सोलर एनर्जी जीवाश्म से प्राप्त हो नहीं रही है, तो ये पर्यावरण हितैषी है, पर्यावरण संरक्षण से भी इसका उद्देश्य होगा, ठीक है ना। किसानों को अतिरिक्त आय भी सृजित होगी, ऊर्जा सुरक्षा भी होगी, ठीक है। तो आप इसके लक्ष्य केवल थोड़ा सा इसके थीम को समझ लोगे तो लक्ष्य जो उद्देश्य है वो और भी बना सकते हो और भी सोच सकते हो। फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं इस योजना के घटक, कंपोनेंट, घटक। इस योजना के 3 घटक है, टोटल मिला के इस योजना के 3 घटक है। उसमें पहला घटक है जिसको अपन घटक ए बोलते हैं, ठीक है। ये ए घटक है वो ये कहता है कि सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, सौर ऊर्जा संयंत्र है उनकी स्थापना की जाएगी, यानी सौर ऊर्जा के जो संयंत्र है वो जगह जगह स्थापित किए जाएंगे कंपोनेंट ए के तहत। और ये जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के होंगे, यानी ये जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र इसमें स्थापित किए जाएंगे। सौर ऊर्जा जो संयंत्र है कंपोनेंट ए के तहत 500 से लेकर के 2 किलोवाट तक। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है, जो लक्ष्य रखा गया है वो 10,000 गीगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र इसमें स्थापना का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया कि पूरे भारत में 10,000 गीगावाट तक के सौर ऊर्जा संयंत्र प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 2026 तक हम स्थापित कर देंगे, ये भारत सरकार का लक्ष्य है। अब दूसरी बात है कि ये सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कौन करेगा, यानी किस किस को इसमें अधिकृत किया गया है। तो देखो किसान पर्टिकुलर है, जैसे मैं किसान हूँ मान लो, तो मैं एक सौर ऊर्जा संयंत्र मेरे यहाँ पे लगा सकता हूँ। दूसरा जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ जो है, यानी किसान अकेला है तो वो भी अपना सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकता है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस योजना के तहत। जो किसान उत्पादक संघ होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो भी इसके तहत सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। सहकारी समितियां, सहकारी समितियां भी इसमें सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकती है, समितियां। पंचायत भी इसमें सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकती है, ठीक है ना। यानी जो पंचायतें हैं वो भी यहाँ पर आपको सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। और जल उपयोगकर्ता संघ भी होते हैं कुछ, वो भी यहाँ पे सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं, जल संघ भी यहाँ पे सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। तो देखिए सौर ऊर्जा संयंत्र जो लगाए जाएंगे वो 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक की इसकी रेंज है, मतलब न्यूनतम 500 किलोवाट का होना चाहिए, मैक्सिमम वो 2 मेगावाट तक का होगा। दूसरा उसका लक्ष्य होगा कि सौर ऊर्जा संयंत्र टोटल मिला के 10,000 गीगावाट का लक्ष्य 2026 तक सरकार के द्वारा प्राप्त करने का इसमें रखा गया है। लगाने वाले किसान खुद भी लगा सकता है, क्योंकि देखो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना कि हाँ सौर ऊर्जा संयंत्र कई बार आता है कि कौन लगा सकता है, तो ये 4-5 पॉइंट है। आप इस जब योजना को देखोगे डिटेल से भारत सरकार की साइट पे, तो आपको ये 4-5 चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी। हाँ ये 4-5 जो संघ है, जैसे किसान है, एफपीओ है, जैसे पंचायत है, सहकारी समितियाँ हैं, तो ये सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए इसमें पात्र माने गए हैं, ठीक है ना। अब देखो ये जो सारे के सारे सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए पात्र माने जाएंगे। अब इसके बाद में यदि इसमें जैसे मान लो मैंने क्या कहा आपको कि मान लो किसान अपने खेत में लगा लेता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लगाया कहाँ जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने कहा है कि देखो सबसे प्रायोरिटी पे हम रखेंगे बंजर भूमि को, बंजर भूमि को रखेंगे, ठीक है, बंजर भूमि। फिर इसके बाद में हम देखेंगे प्रति भूमि है क्या, फिर इसके बाद में देखेंगे कम उपजाऊ है क्या। सरकार का प्रयास ये है कि उपजाऊ भूमि पे कम से कम लगे, और यदि उपजाऊ भूमि पे भी लगे, जैसे बंजर भूमि पे तो नीचे भी लगा सके, क्योंकि पता है इसमें कोई उत्पादन नहीं होगा। प्रति भूमि है उसमें भी लगाया जा सकता है, लेकिन जैसे उपजाऊ भूमि पे भी लगाया इसमें जा सकता है, ऐसा नहीं है लगाने का प्रावधान नहीं है। लेकिन यदि ऐसा किया जाएगा, यानी उपजाऊ भूमि पर ये सौर ऊर्जा संयंत्र यदि लगाया जाता है, तो फिर वो थोड़ी सी हाइट पे लगाया जाएगा ताकि नीचे एग्रीकल्चर हो सके और ऊपर सौर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन यहाँ पे हो सके। फिर यहाँ पे देखिए यदि मान लो पंचायत ने लगाया है, तो पंचायत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो इससे कर ही लेगी, पंचायत के जो भी बिल बिजली के बिल आएंगे वो आएंगे ही नहीं, क्योंकि सौर ऊर्जा से चल रही है। लेकिन यदि उसके अतिरिक्त भी पंचायत के पास, या मान लो किसान लगा रहा है, तो किसान की आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद में भी अतिरिक्त ऊर्जा उसके पास बचती है, तो वो अतिरिक्त ऊर्जा को, अतिरिक्त ऊर्जा को
डिस्कॉम को भेज सकेगा, डिस्कॉम्स हैं वो भेज सकेगा। ये भी व्यवस्था इसमें की गई है ताकि उसकी अतिरिक्त ऊर्जा से उसको अतिरिक्त आय का सृजन हो सके। तो ये पहला पॉइंट अपन ने समझ गया। सब्सिडी को अपन एक ही जगह कंपोनेंट बी में पढ़ लेंगे, उस सब में सब्सिडी का एक सा ही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि सरकार जैसे 30% सब्सिडी है वो भारत सरकार यहाँ पे देती है, 30% जो सब्सिडी है वो राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो वो अपन एक बार बात कर लेंगे कंपोनेंट बी में। तो इसके बाद में अपन दूसरा बात करते हैं कंपोनेंट बी की। ठीक है, कंपोनेंट बी है उसमें सोलर पंप की बात की गई है। सोलर पंप यानी कि एक तो अपन देखते हैं बोरिंग करवाते हैं, तो बोरिंग के लिए जो कृषि जो विद्युत से चलने वाले पंप होते हैं, बिजली से चलने वाले पंप होते हैं, तो उनके बदले हर महीने का कुछ ना कुछ उनका बिजली का जो खर्चा है हमें सरकार को देना पड़ता है, कंपनियों को हमें देना पड़ता है। तो सरकार चाह रही है कि नहीं, जहाँ पे भी इस तरह के बोरिंग बनते हैं वहाँ पे सोलर पंप लगा दिया जाए। और अब इसमें तो प्रायोरिटी ये दी जा रही है कि जब भी कोई मतलब ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर ऊर्जा की पहुँच नहीं है, मतलब बिजली नहीं जा पा रही है, वो खेत है उपजाऊ भी है, तो वहाँ पे सोलर पंप लगा दिए जाए। ठीक है, सोलर पंपों से क्या होगी कि सोलर प्लेट लगा दी जाएगी, उस प्लेट से बिजली पैदा होगी और उससे वो जो बोरिंग है वो चलेगा और उससे खेती होगी। तो सोलर पंपों की स्थापना कंपोनेंट बी के तहत सरकार के द्वारा की गई है। ठीक है ना, जहाँ बिजली आपूर्ति ना हो। सबसे ज़्यादा ज़्यादा ये कहाँ पे होंगे, जहाँ बिजली आपूर्ति आपूर्ति न हो, वहाँ पे सोलर पंपों को सबसे ज़्यादा लगाने का इसमें फोकस सरकार के द्वारा किया गया है। अब सोलर पंप 2 HP से लेकर के 7.5 HP तक के सोलर पंप यहाँ पे लगाए जाएंगे। यानी यहाँ पे 2 HP से लेकर के 7.5 HP तक के सोलर पंपों को लगाने का इसमें प्रोविज़न किया गया है। और इसमें भी सरकार के द्वारा जो अलग से रखा रखा है वो 14 लाख सोलर पंपों का लक्ष्य रखा गया है। यानी इसमें जो लक्ष्य है 14 लाख सोलर पंप 2026 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि 14 लाख के लगभग सोलर पंप सरकार के द्वारा इसमें स्थापित किए जाएंगे। अब देखो सब्सिडी का पैटर्न मैं बता देता हूँ, चाहे वो किसी में भी अप्लाई कर लेना। यहाँ पे सब्सिडी किस तरह से होगी, तो इसमें देखो 30% सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। मान लो 100 रुपये का टोटल खर्चा आता है तो उसमें 30 रुपये तो सेंट्रल गवर्नमेंट दे देगा, प्लस 30% जो पैसा है वो राज्य सरकार देगी, प्लस 40% जो पैसा है वो किसान देगा, लेकिन यहाँ पे किसान को 2 सुविधाएं दे दी गई इसमें कि भाई तेरा जो 30% है वो तो बैंक लोन हो जाएगा, यानी 30% जो तेरा पैसा है वो तो सरकार ने कहा कि हम आपको बैंक लोन की सुविधा दे देंगे, ताकि आपसे धीरे धीरे उसको बैंक को जो आपकी आमदनी होती है हर महीने की किस्त के रूप में आप उसको चुका सकते हो। और बाकी बचा आपका 10% वो आपको जेब से देना पड़ेगा, 10% है ना, वो नगद के रूप में आपको देना पड़ेगा। तो इस तरह से ये सोलर पंप लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर क्योंकि इसके कंपोनेंट ए बी सी किसी में भी अपन जाएंगे तो यही एक तरह का पैटर्न रहेगा। अब यहाँ पर बात ये करते हैं कि ये तो एक नॉर्मल सामान्य राज्यों के लिए है, लेकिन कुछ राज्य हैं जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, प्लस पहाड़ी राज्य हैं। पहाड़ी राज्य हो गए जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, फिर आप उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, है ना, जो पहाड़ी क्षेत्रों में है वो राज्य हैं और पूर्वोत्तर के राज्य हैं। ठीक है ना, और फिर जैसे अंडमान निकोबार द्वीप 1-2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उनके लिए एक आ गया कि ठीक है आपके लिए 50% तो केंद्र सरकार देगी, 50% केंद्र सरकार देगी, 30% राज्य सरकार देगी, प्लस आपको 20% किसान को देना पड़ेगा। तो ये उनके लिए एक छूट दी गई है, जो कि हमें ध्यान में रखना है कि हाँ इस तरह से इसका पैटर्न यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, तो ये हमने बात की कंपोनेंट बी की। फिर इसके बाद में अपन आते हैं तो कंपोनेंट सी के बारे में अपन बात करते हैं। इसका कंपोनेंट सी क्या है, तो कंपोनेंट सी ये कहता है कि जो मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड, मतलब जो बिजली से या ट्रांसफार्मर जो सरकार की बिजली आती है, जो बिजली उत्पादन होकर के खेतों में पहुंचती है, उससे कनेक्टेड जो कृषि पंप है उनको सोलराइजेशन किया जाएगा, यानी उनको सोलर पंपों के रूप में चेंज किया जाएगा। ठीक है ना, तो तीसरा है कि मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों का सोलराइजेशन किया जाएगा, यानी उनको सोलर ऊर्जा में सोलर पंप के रूप में उनको धीरे धीरे कन्वर्ट
किया जाएगा। ये तीसरा है। देखो सेकंड में तो सोलर पंप वहाँ पे डायरेक्ट ही सोलर पंप लगाए जाएंगे जहाँ पे विद्युत की सुविधा ही नहीं है, तो एक तरह से वहाँ तो सीधा का सीधा सोलर पंप से ही एग्रीकल्चर का काम होगा। और यहाँ पे ये सरकार ये करेगी नहीं, जहाँ पे अभी एग्रीकल्चर का काम हो रहा है और वो बिजली से संचालित हो रहे हैं, तो उस बिजली की जगह सौर ऊर्जा संयंत्र वहाँ पे लगाए जाएंगे, सोलर प्लेट वहाँ पे लगाए जाएंगे, जिससे कि ये धीरे धीरे कन्वर्ट सोलर ऊर्जा में इनको किया जा सके। ठीक है ना। सब्सिडी का पैटर्न वही है जो अपन ने ये पढ़ा, एक जगह अपन ने इसको देख लिया। ठीक है ना। इसमें भी 10 लाख सोलर पंपों का लक्ष्य है, 10 लाख सोलर पंप। ठीक है ना। जैसे सेकंड कंपोनेंट के तहत राजस्थान के कोटपुतली में भिलोजी है, ऐसे मतलब अलग अलग गाँव में भी पहला वही था। इसके बाद में और गाँव में भी सोलर पंप लगाए गए, तो वो धीरे धीरे उससे रिलेटेड चीज़ें अपन देख सकते हैं। तो ये इस योजना के तहत 3 प्रकार के इसके कंपोनेंट है। इसमें सभी प्रकार के किसान इसमें पात्र हैं। राजस्थान राज्य के, भारत के हैं तो भारत के अलग अलग राज्यों के किसान पात्र हैं, लेकिन जरूरी है कि उनके पास भूमि होनी चाहिए, भूमि का स्वामित्व होना चाहिए। अब मान लो कोई किसान है, वो किसान तो है लेकिन उसकी खुद की भूमि नहीं है, दूसरी की भूमि पे करता है, तो वो कहाँ लगाएगा? उसके पास क्या है कि मेरी भूमि है, तो वो कैसे लगा पाएगा? तो वो पात्र नहीं है। जिसके पास भूमि का स्वामित्व है वो किसान इस योजना के तहत पात्र हैं। तो ये हमने आपको कौन सी योजना के बारे में बात किया? जो किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान के बारे में हमने बात की। इसके बाद में दूसरी राज्य सरकार की जो फ्लैगशिप योजना, उसके बारे में बात करते हैं। ये योजना काफ़ी, योजना क्या, एक एक्ट है ये, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। दूसरी जो है वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ये है 2013 का अधिनियम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। भी इसको NFSA 2013 के नाम से भी इसको आप शॉर्ट में कह सकते हो, 2013 का है, जो कि अधिसूचित किया गया था 10 सितंबर 2013 को। थोड़ा सा डेट को आप भी देख लेना। ये अधिसूचित हुआ था, अधिसूचित किया गया था 10 सितंबर 2013 को ही ये इसकी अधिसूचना जारी हुई थी सरकार, भारत सरकार के द्वारा, यानी एक तरह से लागू हो गया था 10 सितंबर 2013 को। इसका ये फूड सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है। तो अब ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, हाँ मैं यहाँ पे एक बात आपको बोल तो गया था, लेकिन आप इसमें लिख लेना, जो किसान ऊर्जा उत्थान सुरक्षा अभियान है, ये संचालन इसका भारत सरकार के नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है, भारत सरकार का, क्योंकि नवीनीकरण ऊर्जा है ये, ठीक है ना, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इसलिए नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के संचालन इसका किया जाता है, क्रियान्वयन। ये बात आप लिख लेना। और राज्यों में जो राज्य के जो अक्षय ऊर्जा, जैसे राजस्थान में अक्षय ऊर्जा विभाग है, वो इसका सहयोगी होता है और उसके साथ कोलैबोरेट करके ये योजना संचालित की जाती है। ये थोड़ी सी बात मेरे दिमाग में भी आई, तो वो आप एक बार नोट कर लेना। अब देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, वो अधिसूचित हुआ था 10 सितंबर 2013 को। इस योजना, इस अधिनियम का जो क्रियान्वयन है, इसके 2 पार्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। यानी केंद्र स्तर पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर तो इसका क्रियान्वयन है, वो किया जाता है टारगेट PDS, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। हालांकि ये डिटेल से अलग से टॉपिक है, यहाँ पर इसकी बात नहीं करेंगे, के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। यानी टारगेटेड यानी टारगेट किए गए कि कौन से समूह है, जैसे BPL है, एक समूह को टारगेट किया गया, हाँ इस समूह को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। कौन से समूह को? जिसके पास वास्तव में खाद्य सुरक्षा का अभाव है, ऐसे लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए, ताकि कोई व्यक्ति भूख से न मरे, जरूरतों की पूर्ति हो सके सरकार के माध्यम से। तो एक खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम में का जो राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका क्रियान्वयन किया जाता है, वो TPDS के माध्यम से, यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से किया जाता है। और हर राज्य में, जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इसको खाद्य नागरिक आपूर्ति जो विभाग है, ठीक है ना, उसके द्वारा किया जाता है। जैसे राजस्थान की बात करें तो खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलात विभाग का नाम है ये, इसके द्वारा इसको संचालन किया जाता है। यानी जो खाद्य सुरक्षा के तहत जो टारगेट जो लोग हैं, जैसे BPL हैं, जो भी इसके तहत इसके क्राइटेरिया में आते हैं,
उन लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। तो वो राजस्थान में इस विभाग के साथ कोलैबोरेट करके राष्ट्रीय स्तर से दोनों का कोलैबोरेशन से इसमें जो खाद्य सुरक्षा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। अब देखो, इसमें कुछ विशेषताएं हैं। ये तो हमने क्रियान्वयन के बारे में बात की, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। विशेषताओं में नंबर 1 है कि इसमें लाभार्थी कौन है। इतनी देर तक अपन करें कि टारगेटेड है, तो टारगेटेड कौन है, तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं अपन लाभार्थियों को। कि पहली बात तो ये योजना जो है वो ये करती है कि देश की 67% आबादी इसके दायरे में आती है। देश की 67% आबादी इस योजना के दायरे में आती है। इसको भी 2 भागों में बांटे, तो यदि ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो भारत की 75% 75% आबादी इस एक्ट के दायरे में आती है। और यदि शहरी क्षेत्र में देखें तो लगभग 50% जो आबादी है शहरों की, वो इस योजना के दायरे में आती है। यानी 2/3 देश की आबादी है वो इस एक्ट के तहत खाद्य सुरक्षा प्राप्त करती है। यानी 3 में से 2/3, लगभग 2/3 मानो, केवल 1/3 लोग हैं वो इस एक्ट के दायरे में नहीं आते हैं, जो जिनके पास आमदनी के अच्छे सोर्स हैं। बाकी सारे के सारे जो लोग हैं वो इस खाद्य सुरक्षा के तहत सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा उनको उपलब्ध करवाई जाती है। दूसरी बात, लाभार्थियों की 2 श्रेणियां हैं यहाँ पे। ये देखो, थोड़ा समझने वाली बात है। एक तो अंत्योदय अन्न योजना। अन्न योजना के तहत जिन ऐसे परिवार, ये अलग से एक योजना है, ठीक है ना। अंत्योदय मतलब जो अंतिम है उसका उदय करने के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्थिति है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उस व्यक्ति को उदय करने के लिए, उस परिवार का उदय करने के लिए अंत्योदय अन्न योजना चलाई गई है। तो अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो लोग आते हैं, इसके अंत्योदय अन्न योजना के जो लाभार्थी हैं उनको खाद्य सुरक्षा देने में ले लिया गया है। तो श्रेणी 1 में उनको रखा गया है और उनको 35 kg अनाज मिलता है। 35 kg जो अनाज है वो प्रति माह मिलता है प्रति परिवार। देखो यहाँ पे ये यूनिट ध्यान रखना, यहाँ पे जो 35 किलो अनाज मिलता है वो व्यक्ति को नहीं मिलता, प्रति व्यक्ति नहीं मिलता, वो प्रति परिवार के हिसाब से अंत्योदय अन्न योजना के जो लाभार्थी है उनको इस योजना में दिया जाता है। इसके अलावा बाकी जो अन्य बच गए, अन्य में जैसे आगे बात करेंगे, अन्य में बता देता हूँ, जैसे बीपीएल हो गए, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले, वो हो जाते हैं। फिर एपीएल भी है, कुछ अबोव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर वाले भी हैं, बट सरकार के, राज्य सरकार के क्राइटेरिया में वो इस योजना के लाभार्थी के रूप में माने जाते हैं, तो उनको भी इस योजना में लिया गया है। यानी बीपीएल एपीएल दोनों ही प्रकार के आते हैं, लेकिन एपीएल सरकार के क्राइटेरिया, हर राज्य सरकार के अपने अपने अलग अलग क्राइटेरिया है, उन क्राइटेरिया में आने वाले जो अन्य हैं उनको लिया जाता है। तो अन्य में जैसे अपन कह सकते हैं बीपीएल वाले भी लोग आते हैं और एपीएल वाले भी लोग आते हैं, लेकिन एपीएल के राज्य सरकार के क्राइटेरिया में आनी चाहिए, क्राइटेरिया में आनी चाहिए, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो वो लोग इसमें शामिल होते हैं। ये जो अन्य लोग हैं इनको 5 kg अनाज, 5 kg, यहाँ पे देखो 5 kg अनाज प्रति व्यक्ति दिया जाएगा, ठीक है ना। 5 और प्रति माह, हर महीने प्रति हर व्यक्ति को, जैसे घर में 5 लोग हैं तो 25 किलो हो गया, 6 लोग हैं तो 30 किलो हो गया, 3 लोग हैं तो उनको 5 kg के हिसाब से 15 किलो अनाज यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि श्रेणियाँ 2 हैं इसकी, एक अंत्योदय अन्न योजना वाली है और एक अंत्योदय अन्न योजना के अतिरिक्त अन्य की श्रेणी है। अतिरिक्त अन्य में बीपीएल तो आएंगे ही आएंगे, बट एपीएल को राज्य सरकार, हर राज्य सरकार अपने नोटिफाई करता है कि कौन एपीएल के लिए अधिकृत है। यानी एपीएल के जो कुछ मापदंड राज्य सरकार ने डिसाइड कर रखे हैं, उन मापदंडों में कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं, तो उनको यहाँ पे शामिल किया गया है। जैसे मान लो इनकम टैक्स देता हो, वो इसके क्राइटेरिया में नहीं आएगा। एक आमदनी इतनी सरकार ने कर दी, उससे ज़्यादा होती हो, वो नहीं आएगा, ठीक है ना। किसी के पास इतने मतलब ये संसाधन हो तो वो उस क्राइटेरिया में नहीं आएगा। तो सरकार ने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखे, तो उन क्राइटेरिया में जो व्यक्ति उन क्राइटेरिया के ऊपर जाता है वो तो बाहर हो जाएगा, बाकी सबको इस योजना के तहत खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है ना। अब इसमें बात करते हैं कि लाभार्थी तो हो गए, अब इन लाभार्थियों को लाभ क्या मिलेगा, मतलब खाद्यान्न किस तरह से दिया जाता है इसमें। दूसरा पॉइंट इसका है खाद्यान्न विशेषताओं में। दूसरा पॉइंट, खाद्यान्न में देखो 3 रुपये, 3 रुपये में 3 रुपये kg के हिसाब से तो उनको चावल दिया जाता है, 2 रुपये kg के हिसाब से गेहूँ दिया जाता है, 1 रुपये kg के हिसाब से, ये 1 है 4 मत कर लेना, मोटा अनाज दिया जाता है, मोटा अनाज, ठीक है ना। ये 3 चीज़ें दी जाती हैं। इसके साथ साथ प्लस उनको जैसे दाल दे दी जाती है, चीनी है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है,
तेल भी कुछ प्रोवाइड करवाया जाता है। ये चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा हैं जो इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रोवाइड करवाई जाती है। और प्रधानमंत्री के द्वारा जो पीएम गरीब कल्याण योजना है वो चलाई गई थी गरीबों के कल्याण के लिए कोरोना के दौरान भी, तो 2025 तक है, हालांकि वो योजना आगे बढ़ती है तो देखते हैं, तो वो भी इसके साथ इंटीग्रेटेड है दोनों योजनाएं। थोड़ा सा ध्यान रखना कि उसको वो इसी के साथ इंटीग्रेटेड करके, मतलब गरीब कल्याण योजना में जो लोग आते हैं वो एक तरह से इसी योजना को दोनों इंटीग्रेटेड करके किया गया है, तो उनको भी लाभ इस योजना के तहत, या मानो दोनों योजना एक से ही संचालित होती है। हालांकि इसमें कुछ लोग ज़्यादा है उसमें कम है, तो ऐसा नहीं सोचना, आपको देखना है कि हाँ वो योजना है वो इसके साथ इंटीग्रेटेड है, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त कुछ जैसे गर्भवती, इस एक्ट में प्रावधान ये किया गया है, गर्भवती व स्तनपान जो कराने वाली महिला है, तो 6 माह तक, बच्चा जो 6 माह का हो जाएगा 6 माह तक उसको खाद्यान्न दिया जाता है इस योजना के तहत। खाद्यान्न प्लस उसको 6,000 रुपये इसमें सहायता भी, आर्थिक सहायता भी गर्भवती महिला को बच्चा होने पर आर्थिक सहायता। हालांकि सरकार के कई सरकारों के द्वारा इस योजना को जैसे और योजनाओं के रूप में 6,000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में इसको जोड़ दिया गया है, इंटीग्रेटेड इसको किया गया है। बट यदि एक्ट का प्रोविजन देखें तो 6,000 रुपये आर्थिक सहायता का प्रोविजन भी यहाँ पे किया जाता है, मतलब भोजन दिया जाएगा उसको, खाद्यान्न मतलब भोजन दिया जाएगा और उसको 6,000 रुपये आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यदि तीसरा पॉइंट ये कहता है यदि किसी व्यक्ति को खाद्य नहीं उपलब्ध कराया जाता, खाद्यान्न, कई बार खाद्यान्न नहीं आए और उसको प्राप्त नहीं हो गया, अपना लेकर के अपना राशन कार्ड, और वहाँ पे कहा कि भाई साहब मुझे तो मेरा परिवार के 5 लोग हैं, इतना रुपया बनता है तो मुझे दिया जाए, खाद्य सुरक्षा के लिए मुझे 5 का 25 के अनाज दिया जाए। तो यदि उस समय खाद्यान्न नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो फिर उसको खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का प्रोविजन भी इस योजना में सरकार के द्वारा किया गया है। और ये योजना सफल तरीके से संचालित हो, अच्छी तरीके से संचालित हो, इसके लिए इस योजना की मॉनिटरिंग का भी प्रावधान एक्ट में किया गया है। यानी शिकायत निवारण तंत्र, जो चौथा पॉइंट है वो इस योजना का शिकायत निवारण तंत्र की बात करता है। शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किए जाएंगे, वो राज्य स्तर पे भी किए जाएंगे, स्तर पे भी किए जाएंगे, और राज्य के साथ साथ है ना जिला स्तर पे भी ये किए जाएंगे। जिला जिला स्तर पे जैसे जिला कलेक्टर है वो समय समय पर इसकी मतलब मीटिंग, राज्य स्तर पर जैसे राज्य के सीएस है, मुख्य सचिव हैं, ठीक है ना, प्रभारी जो अधिकारी हैं और मुख्यमंत्री हैं, वो भी समय समय पर इसकी वीसी लेते हैं और इस योजना की प्रगति की समीक्षा करते हैं। तो शिकायत नहीं होती, क्योंकि और यदि शिकायतें आती हैं तो उनसे संबंधित संज्ञान लेते हैं और उनका त्वरित निवारण करने का प्रोविजन भी इसमें किया गया है। तो यह आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यानी 2 हमने फ्लैगशिप कार्यक्रम, इसको कई बार कई जगह आपको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के नाम से भी लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज मत हो, इसी को योजना बोल दो, वैसे है ये एक्ट। तो 2 हमने योजनाएं पढ़ी, नेक्स्ट जो फ्लैगशिप योजना है अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार।